हेलो बच्चे लोग, अब क्विक रिवीजन सीरीज में आज आपका चैप्टर है डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग को करते हैं, 7वां चैप्टर है ये। बाकी के 6 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 7th चैप्टर है। ऑलराइट, अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब ध्यान से देखना है, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। क्या क्या चीजें हो गई? इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, काउंसल करना, मोटिवेट करना और लीड करना। क्या क्या चीजें हो गई? क्या क्या चीजें हो गई बच्चों? इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशन, लीडिंग। ओके, people in the organization to achieve its objectives of the organization, correct? अब नेचर फीचर देखिएगा, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। भाई जैसे ही डायरेक्शन दोगे, जैसे ही कहोगे स्टार्ट तो स्टार्ट करेगा, चलेगा आगे। ठीक है ना, ये की मैनेजरियल फंक्शन होता है, ध्यान से देखना है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारे एक्शन जो एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, वो सेटिंग फॉर एक्शन प्रिपेयर करते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग क्या हो जाता है? एक्शन को इनिशिएट करता है। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, चाहे कोई भी लेवल क्यों ना हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग होता है। ऑलराइट, अब आगे देखो, दूसरा देखो, डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है हर जगह, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ people occupying managerial positions, it takes place throughout the life of the organization। ठीक है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बस पहले टॉप लेवल पे इनिशिएट होगा और बॉटम तक जाएगा। ये डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देखो, इट हैज टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, इफ ए सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट्स गिवन टू हिम। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। अपने एफर्ट लगाया अपना, डायरेक्टिंग क्या करेगा? उसको इंटीग्रेट कर देगा। जैसे मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी इन अ पोजीशन टू कन्विंस द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हिम दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टीम एफर्ट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज, है ना, टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। ठीक, अगर मैनेजर को लगता है कि एक नया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डालना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो ये हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टाफ रेसिस्ट करेगा, लेकिन फिर बाद में अगर मैनेजर अपने पर्पस को एक्सप्लेन करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, रिक्वायर्ड मोटिवेट करे, एडिशनल रिवार्ड दे, उसको रिवार्ड से नवाजे, तो एम्प्लॉय इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है और कोऑपरेट कर सकता है मैनेजर के साथ। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव ध्यान देना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। पहला है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, डायरेक्टिंग कहता है कि एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, अ गुड मोटिवेशन प्लान विद सूटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है कि वो मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन में। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हार्मोनाइज करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड ऑर्डर एक जगह से निकलेगा। ठीक है, ये भी डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल होता है। पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, यानी एक ही बंदे को 10 आदमी अगर ऑर्डर देंगे तो हाउ कैन ही परफॉर्म, ही कैन नॉट कैरी आउट द रिक्वायर्ड टास्क। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, बिल्कुल डायरेक्शन टेक्निक आपका कितना एप्रोप्रिएट है, कितना सही है, कितना ठीक है। मतलब ये है कि एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज्ड। फाइन, फॉर एग्जांपल सम पीपल, कुछ लोगों के लिए तो पैसा काम कर सकता है मोटिवेशन का, कुछ लोगों के लिए पावर काम कर सकता है मोटिवेशन का, यानी प्रमोशन। प्रमोशन से क्या आता है? पावर आता है। ठीक है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जो भी मैनेजरियल कम्युनिकेशन है अक्रॉस ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मेक्स डायरेक्शन इफेक्टिव। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ भैया ये बात सही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो,
इस पर भी डिपेंड करता है आपका लीडरशिप। जब भी कभी आप सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करें तो एक बात ध्यान रखें कि गुड लीडरशिप जो है आप प्रयोग में लाएं, फॉलो थ्रू, उसके बाद फॉलो थ्रू लेना। जो तुमने कहा, डायरेक्शन दिया, क्या वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉलो थ्रू। ठीक, नाउ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन देखेंगे ध्यान से। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज करना यानी देखना, ठीक है, काम हो रहा है उसको देखना, सुपरवाइज करना, चेक करना सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोटिवेट करना यानी बढ़ावा देना, लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। कई तरीके के मोटिवेशन होते हैं, इसमें हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे भी। लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है, डिफरेंट टाइप की लीडरशिप होता है क्या, डिफरेंट टाइप की लीडरशिप होती है। कम्युनिकेशन, इस बात का बेहद ध्यान रखना। सुपरविजन का मतलब 2 तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, पहला ये तरीका है और दूसरा ये तरीका। तो पहला हम समझते हैं कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, अपने सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करना है। यानी इस सेंस में इसका मतलब ये हो गया कि सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यहां ध्यान रखना है, सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ, यहां पर क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। क्या है ये, प्रोसेस है। सुपरविजन इज द प्रोसेस। अगर मैं सेकेंडली चले तो इट इज द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। दूसरे तरीके से देखें तो सुपरवाइजर का फंक्शन के तरीके से समझेंगे, पहला समझेंगे तो प्रोसेस के तरीके से समझेंगे सुपरविजन को, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब, अगर मैं प्रोसेस के मतलब देखूं तो वो ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और अगर मैं इसको फंक्शन के तौर पे देखूं तो इसमें मतलब हो गया ही इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वर्कर्स वेयर अदर मैनेजर हैव नो डायरेक्ट टच विद बॉटम लेवल वर्कर्स। तो सुपरवाइजर के लिए ये जरूरी है। सुपरविजन का इंपॉर्टेंस क्या है, डे टू डे कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, गाइड करता है, फ्रेंड फिलोसफर की तरह काम करता है, लिंक वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक की तरह काम करता है। सुपरवाइजर जो है ग्रुप यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स, he provides good on the job training. Supervisory leadership plays a key role in influencing the workers in organization, ठीक है ना। he needs to have good leadership qualities. Good supervisor analyze the work performed and gives feedback to the workers, how he has performed his duties, whether he has done it according to the plan or not. So that is being done. तो दूसरा पहला हो गया। अभी दूसरा देखेंगे सर, मोटिवेशन है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन है। एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन 4 हैं, तो दूसरा मोटिवेशन की बात हम करते हैं। मोटिवेशन का मतलब इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। तो इंसाइटमेंट प्रोत्साहन, इंड्यूसमेंट प्रोत्साहन। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है बंधु, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें कुछ चीजों के बारे में ख्याल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 3 बातें ध्यान में रखेंगे, 3 बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये रखेंगे कि यार मोटिवेशन में 3 बातें, मोटिव, मोटिवेशन और तीसरी बात है मोटिवेटर्स। तो पहले मोटिव देखिए, यानी कि इसके पीछे उसकी वजह क्या है, इनर स्टेट है ना, इनर स्टेट जो उसको एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है, मूव करती है, करवाती है उससे, दैट इज कॉल्ड मोटिव, ठीक। और ये कहां से आता है, द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर वो नीड रियलाइज हो रहा है तो वो उस काम को करने के लिए ही इज वेरी मच रेडी अबाउट दैट। दूसरी बात अगर हम देखें तो मोटिवेशन जो है ये एक पूरा प्रोसेस होता है। मोटिव तो हो गया स्टेट, इनर स्टेट, ये स्टेट हो गया, स्टैटिक हो गया, मोटिव स्टैटिक हो गया, मोटिवेशन क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू आप क्या करो, स्टिमुलेट करते हो पीपल को, है ना, फॉर एन एक्शन टू एकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स, ठीक। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों तरीके के मोटिवेशन हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं बंधु। तो ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव
मोटिवेशन, दोनों को हम लोग देखेंगे। और पॉजिटिव मोटिवेशन में देखो, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, रिवार्ड, और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, थ्रेट। ओके, अच्छा, मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर का मतलब वो टेक्निक जो आप इस्तेमाल करते हो मोटिवेट करने के लिए, जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो मोटिवेट करने के लिए ना बंधु, उसको हम बोलते हैं मोटिवेटर। समझिए, जैसे पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तमाम चीजें। मोटिवेशन का प्रोसेस देखो, देखो ध्यान से देखना है इसको, ये जो मैंने ये बनाया है ना, इसको तुम लोग ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अनसेटिस्फाइड नीड, सबसे पहली बात क्या हो, पहला स्टेज क्या होगा, तुम्हारी कुछ नीड्स हैं, जरूरतें हैं जो अनसेटिस्फाइड है, अभी तक तुम्हारा वो पूरा नहीं हुआ। अनसेटिस्फाइड नीड लीड्स टू टेंशन, तेरे अंदर तनाव आती है, तनाव आती है तो ड्राइव होता है, करने की इच्छा होती है, मैं करूंगा, और उसके बाद आपका सर्च बिहेवियर शुरू हो जाता है। आपका जो दिमाग है ना वो इसको ढूंढने लगता है, कहां से ये इच्छाएं मैं पूरी करूं। जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आपका टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, आपका रिडक्शन हो जाता है टेंशन का, ठीक है ना। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब रिवार्ड्स है ना, और नेगेटिव मतलब थ्रेटनिंग। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, इट हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इंडिफरेंट एटीट्यूड, it helps to reduce employee turnover, motivation helps to reduce absenteeism, motivation helps to managers to introduce changes smoothly, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब्राहम मैस्लो भाई साहब का नीड हायरार्की थ्योरी है। ये कहते हैं कि देखो यार, इन्होंने कुछ एजम्पशंस पहले ले लिए। देखिए इसके कुछ एजम्पशंस पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसने कहा कि पहले कुछ बातें पहले से मान लो, तभी तुम इस बात को समझ पाओगे, मेरी बातों को तभी समझोगे जब तुम कुछ इन बातों को मान के पहले चलोगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। कहा कि पहली बात यह है कि पीपल का बिहेवियर उसके नीड्स पे बेस्ड होता है। सबसे पहली बात, अगर ये नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, ये जो नीड सेटिस्फेक्शन है वो इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। और पीपल का नीड जो होता है ना वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके ऑर्डर में होता है। और नीड सेटिस्फाई हो जाती है, जब नीड सेटिस्फाई हो जाती है, जो नीड सेटिस्फाई हो जाती है वो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं रहता, अगले उसका जो होता है ना दूसरा नीड पैदा हो जाता है। अब मोटिवेशन का फैक्टर वो रहता है, 5 रुपए नहीं थे तेरे पास, 5 रुपए मिल गए, अब 5 रुपए कंसिस्टेंटली हैं तुम्हारे पास, 5 की चिंता नहीं है, तो अब तुम्हारे पास 10 की डिजायर हो जाएगी, फिर तुम 10 को पाने के लिए चलोगे। इस तरीके से मोटिवेशन एक अगर ठीक हो गया, एक अगर प्राप्त कर लिया आपने, एक नीड सेटिस्फाई हो गई, तो अगले लेवल के नीड के लिए आप चलते हो। ऐसा अब्राहम मैस्लो साहब कहते हैं, पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। अब सर यहां पर आ जाते हैं, इनके 5 इन्होंने नीड्स के कहा कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 हो गए। ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, कई बार मैं इसको ऐसे बनाता हूं, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया 5वां, ठीक है। ये बेसिक नीड, ये हो गया सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन नीड, सेल्फ स्टीम, और ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहले यहां पर पहले आधार बनाओ अपना, यानी हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज नीड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैं डाल दूं तो बेसिक सैलरी, ठीक है। दूसरा सेफ्टी, भाई जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान, ये सारी चीजें सिक्योरिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में आएंगी। एफिलिएशन के कंटेक्स्ट में अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ये चीज आ गई। स्टीम नीड्स, ठीक है, स्टीम नीड्स को देखेंगे, दीज फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन, ये तमाम चीजें आ गई। स्टीम, ये इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तुम लोग यहीं पे गलती करते हो। स्टीम नीड का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में अब उसका लेवल क्या है, थोड़ा मैनेजर लेवल का हो गया, थोड़ा इस लेवल पे आ गया जहां पर आकर के कि अब वो दूसरों को ऑर्डर दे सकता है। इसकी ऑटोनॉमी स्टेटस है, यानी अगर 10 के बदले 11 बजे भी ऑफिस पहुंचेगा तो इसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, इस स्टेटस में ये पहुंच गया है, ठीक।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इसके हिसाब से होती है हायरार्की में। इसका मतलब होता है कि व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, अब वो वहां पहुंचना चाहता है, जैसे ग्रोथ, जैसे सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी जिस चीज के लिए वो केपेबल है फाइनली वहां वो पहुंच गया, वहां उसको जगह मिल गई, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे बढ़ेंगे मित्रों और देखेंगे क्रिटिकली एनालाइज द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है आपका, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए कि मैस्लो की थ्योरी किस पे फोकस करती है, नीड्स एज द बेसिस फॉर मोटिवेशन, ठीक है ना। और ये थ्योरी बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और एप्रिसिएटेड है, लेकिन इसके कुछ प्रोपोजिशंस जो हैं उन पर सवाल उठते हैं, ठीक है ना। जैसे नीड एंड हायरार्की ऑफ नीड्स का जो इसका चुनाव है, क्रिटिसिज्म के बावजूद भी अभी भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि नीड्स चाहे वो कैसे भी क्लासिफाई की गई हो, इसको समझना जरूरी है, बिहेवियर को समझने के लिए जरूरी है। तो मैनेजर को ये हेल्प करती है कि इस नीड लेवल को वो समझे। देन देयर इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये भी एक मोटिवेटर होता है दोस्तों, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो जाता है, ये भी एक डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट होता है और ये एक मोटिवेटर होता है। मोटिवेशन ये हम पढ़ रहे हैं तो मोटिवेटर होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में पे अलाउंसेस आ गया दोस्त, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब क्या है मित्रों, ये तुम्हारा परक्विजिट जैसे हो गया। ये सब ये जो 6 के 7 के साथ हैं, ये 7 तो ऊपर से देखो, पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स, ये सब के सब क्या है, परक्विजिट का मतलब होता है फ्रिंज बेनिफिट, यानी ऊपर से जो सुविधाएं आपको मिलती हैं उसको परक्विजिट बोलते हैं। ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, हमने बता दिया आपको। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, देखो स्टेटस है ना, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में स्टेटस का मतलब होता है कि किस पोजीशन पे आदमी ऑर्गेनाइजेशन में है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, परक्विजिट्स, ठीक है ना। प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट द स्टेटस गिवन टू अ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वातावरण कैसा है, जहां काम करते हो उसका वातावरण कैसा है, भैया कंडीसिव वातावरण है कि नहीं है, ये भी करता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, देखो जॉब एनरिचमेंट, इसको ध्यान से देखना है। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर ना कई बार बच्चे हमारे बच्चे गलत कर देते हैं। एनरिचमेंट और एनलार्जमेंट दोनों में फर्क ही नहीं समझ पाते, आप जॉब एनलार्जमेंट कर लेते हो। जॉब एनरिचमेंट का मतलब समझ लीजिए, ठीक है, कि डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, give workers more autonomy and responsibility and provide the opportunity for personal growth and a meaningful work experience, ठीक है। तो एनरिचमेंट यानी कि जॉब में कुछ और एलिमेंट आ गया, कुछ और मसाले आ गए यार, जॉब के अंदर ही कुछ मसाला आ गया, मसालेदार जॉब हो गया, ज्यादा बढ़िया हो गया, लेवल अच्छा हो गया यार, दैट इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। ओके, जॉब एनलार्जमेंट यहां पर आता है जहां पर आपके साथ कई सारे जॉब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के अलग अलग जॉब भी साथ में आ जाते हैं तो जॉब एनलार्जमेंट हो जाता है। जॉब एनरिचमेंट मतलब वो जो जॉब है उसी जॉब के करने के तरीकों में बदलाव आया है, उसमें कुछ वेराइटीज आई है ना, तो उसको हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, देखो किसी भी काम को करने के लिए अगर किसी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करते तो बड़ा खुश होता है यार, हमारी भी पहचान है, हमारी भी रिकॉग्निशन है, हमें भी लोग जानते हैं, हमें भी लोग समझते हैं, हमसे भी पूछते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट यानी एम्प्लॉय को एम्पावर करना, यानी एक शक्ति प्रदान करना, कैसे, तो उसकी स्किल को बढ़ा करके, ठीक है ना, या ज़्यादा ऑटोनॉमी दे करके, पावर्स सबऑर्डिनेट को दे करके उसके जॉब को एम्पावर्ड कर सकते हो, उसको सशक्त बना सकते हो, हिंदी में बोलते हैं सशक्त बनाना, जैसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट वुमन, तो ऐसे ही एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, उसके हाथ में भी कुछ शक्ति दो, कुछ डिसीजन लेने की क्षमता दो, ठीक है ना। वेल देन वी कम टू द लीडरशिप, तो हमने अभी 2 कर लिए, सुपरविजन और मोटिवेशन। नाउ वी आर इनटू लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली, ये ध्यान में रखना है, वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वॉलंटरी होना चाहिए, दबाव के अंदर नहीं, वो खुद एक्सेप्ट करे कि तू मेरा लीडर है, आजा भाई, है ना, तू मेरा लीडर है।
फीचर्स ऑफ लीडरशिप ध्यान देना है, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यस तभी लीडरशिप होगा। इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन, अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वेरी गुड। लीडरशिप का इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंस, जो तुमने यहां पर पढ़ा ना फीचर, उसी को तुम अगर क्या करते हो, इसको ग्लोरीफाई कर देते हो, तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंस हो जाता है। बहुत ही ध्यान से देखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है यार, उसी को, ये जो तुमने 5 देखे ना, देखो तुम 5 देखो, ये जो 5 तुम देख रहे हो, 5 जिसको मैंने स्ट्राइक किया, उन 5 वही 5 तुम्हारे इंपॉर्टेंस भी हैं दोस्त, ठीक, तुम पढ़ के देखना। लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस, leader plays a key role in introducing required changes, leader handles conflicts effectively and does not allow adverse effects, leader provides training to their subordinates। क्वालिटीज क्या क्या हो सकते हैं गुड लीडर की, बहुत बढ़िया बात है। अगर क्लास का मॉनिटर होगा, तुम्हारी क्लास में मॉनिटर होगा, तुम्हारे स्कूल का हेड बॉय हेड गर्ल कोई होगा, देखो तुम उसको चौड़ा चकला होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा स्मार्ट सा होता है बंदा, तो उसको हम कहते हैं उसकी फिजिकल क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी बंदे में दम होना चाहिए, फिजिकल फीचर, उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रिटी, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, इनिशिएटिव, किसी चीज की शुरुआत करने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात समझाने की, दूसरे को, देखो अपनी बात खुद को समझाना और अपनी बात दूसरे को समझाना एक स्किल होता है। टीचिंग जॉब इसलिए कहते हैं कि बहुत ही पायस जॉब है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम ना अपनी बात आपको समझा पाते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जितनी टीचिंग प्रोफेशन में होती किसी प्रोफेशन में नहीं होती सामने वाले के साथ, ठीक है, तो वो होना चाहिए। मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं ठीक है, बिल्कुल, आत्मविश्वास, ठीक, डिसाइसिवनेस, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से कैसे मिले, कैसे बात करें, कैसे लोगों को परसुएड करें, किस तरीके से हम लोगों के साथ हमारा बिहेवियर हो, इंटरेक्ट कैसे हम करें, ये सब दैट इज कॉल्ड सोशल स्किल, ठीक है। उसके पास अच्छे एटिकेट्स, अच्छे मैनर्स होने चाहिए। अच्छा, अथॉरिटी का कैसे हम इस्तेमाल करें, इसके बेसिस पे 3 स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, बेसिक स्टाइल। अथॉरिटी, ये याद रखना है, अथॉरिटी को यूज करते हुए उसके बेसिस पे 3 स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस-फेयर। कुछ नहीं है यार पॉसिबल, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर, इसमें कहता है मैं जो बोलता हूं वही होगा, जस्ट शट योर माउथ, व्हाट आई से जस्ट फॉलो दिस, डोंट आर्ग्यू, जस्ट गो, ठीक। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशंस लाइक इन अ फैक्ट्री वेयर द सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये लीडर जो होता है डॉगमेटिक होता है, दैट इज डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, दे आर कॉल्ड डॉगमेटिक, समझ गए। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप होती है उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है ना, मोदी जी का जो डायलॉग है। तो सो डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स, राइट। लेसेस फेयर और फ्री रीन लीडर, इसका मतलब समझ लीजिए, ऐसे लीडर होते हैं जो डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, छोड़ देते हैं, तुम अपने हिसाब से करो, दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द वर्क, इट हैज टू बी डन इन अ गिवन टाइम फ्रेम, डू इट योरसेल्फ, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड मैनेज इट योरसेल्फ, आई विल प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज, जस्ट डू इट, ओके। एंड डेली बेसिस पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, यस आई नीड द रिजल्ट बट आई वोंट कैरी आउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट दैट एक्टिविटी, सो दे आर कॉल्ड लेसेस फेयर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पावर का इस्तेमाल नहीं करता, जब एब्सोल्युटली एसेंशियल होगा तो वो पावर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इश्यूज देमसेल्व्स, मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट एंड सप्लाई देम। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आप जो है, देखो ये एक बात समझो कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का लीडरशिप स्टाइल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हो, दैट इज नॉट फेयर, यू हैव टू कैरी आउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ leadership style in the organization depending upon the situation, guys. Now the last one is communication. देखो ये लास्ट वाला कम्युनिकेशन की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ही, ये कुछ लोगों के नाम मैंने लिख दिए यहाँ पे कि लॉय एलन ने क्या कहा, हैरोल्ड कुंज इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, बस ये याद रखना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेना है, लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका अर्थ कॉमन होता है।
इसका मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मैं जो बोल रहा हूं वो तुम समझ रहे हो, अगर तुम मैं जो कह रहा हूं वही एग्जैक्टली उसी सेंस में समझ रहे हो, वर्क इज डन, कम्युनिकेशन ओवर। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं, ये हो गए हमारे 8 एलिमेंट। पहला सेंडर, मैं बोल रहा हूं, मैसेज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहला हो गया सेंडर, इसका मतलब वो लोग जो मैसेज को भेजता हो, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी बातों को भेज रहा हो। मैसेज का मतलब वो जो आइडिया, जो सजेशन, जो एडवाइस है, जो बात है वो। एनकोडिंग का मतलब इस मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल में चेंज कर देना। ठीक है, जैसे तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो ना, मैं टाइप करता हूं टुमारो इज द क्लास इज सस्पेंडेड फॉर टुडे, ऐसा लिखता हूं द क्लास इज सस्पेंडेड फॉर टुडे। तो मैंने क्या किया, मैसेज को टाइप किया, मैं क्या हो गया सेंडर, मैंने मैसेज टाइप किया। अच्छा, मैसेज इनक्रिप्ट हो जाता है, व्हाट्सएप क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। ये व्हाट्सएप क्या हो गया, मीडियम हो गया, तो समझ गए, मीडिया इनकोड कर दिया, व्हाट्सएप ने इनकोड कर दिया, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू गया। जैसे ही तुम्हारे स्क्रीन पे पहुंचा ऑटोमेटिकली वो खुल गया, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर, वो खुल गया। जो मैंने लिखा था कि द क्लास इज सस्पेंडेड फॉर टुडे, वो तुमको उसी तरीके से मिल गया। उसके बाद रिसीवर है, तुम हो रिसीवर, तुमको मिल गया, तुमने उसको पढ़ा। ठीक है ना, पढ़ने के बाद तुम क्या लिखते हो नीचे, ओके सर, क्या लिखते हो, ओके सर, दैट इज फीडबैक। ठीक है ना। नॉइज, अगर कोई डिसरप्शन होता है इस बीच में तो उसको हम बोलते हैं नॉइज। अगर कम्युनिकेशन में कोई डिसरप्शन होता है, कभी नेटवर्क नहीं रहता तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे को मेरा मैसेज पहुंचता ही नहीं है। कभी नेटवर्क जो, कभी तुम्हारा मोबाइल डेटा ऑन नहीं रहता, तुम वाईफाई के जोन में नहीं रहते, तो तुम्हारा जो है तुम्हारे को मैसेज पहुंचता ही नहीं। दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉइज। समझ में आ रही बात, यानी किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे एम्बिगियस सिंबल्स हो, मैं लिख रहा हूं ऐसे, तुम समझ तो सर मेरे को अंगूठा दिखा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो बात को, तो मैंने कहा थम्स अप यानी कि यस ओके, तुम इसको कुछ और ही समझ रहे हो, तो दैट इज एम्बिग्विटी हो गया, पुअर टेलीफोन कनेक्शन। अब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हेलो मिस्टर एक्स, दिस इज प्रेम सर फ्रॉम दिस साइड, वेल आई एम ट्राइंग टू से यू दैट टुडेज क्लास इज कैंसिल्ड। ओके, मैं कहता हूं यार आवाज जा तो रही है लेकिन तुमको ठीक है सुनाई नहीं दे, व्हाट सर आई एम नॉट गेटिंग यू, ऐसा करके उधर से वो बोल रहा है। भाई क्या हो गया, पुअर टेलीफोन कनेक्शन। इनअटेंटिव रिसीवर, हाँ, कई बार देखो ध्यान से सुनो, मैं तुमको क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, तुम सुनते रहते हो, बीच बीच में तुम्हारा ध्यान चला जाता है कहाँ पे, जैकलिन फर्नांडिस पे, यार लड़कों है चला जाता ना, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे होने से क्या होता है, फॉल्टी डिकोडिंग, है ना, इनिशिएटिव इनअटेंटिव रिसीवर, डिकोडिंग फॉल्टी हो सकता है। अच्छा, प्रीजुडिसेस, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। अच्छा, कई बार के प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, पहले से तुम्हारे मन में एक भावना होती है, दुर्भावना से भरे हुए होते हो तुम, और तुम जब बात समझने जाते हो तुमको समझ में नहीं आती क्या बोल रहा है बंदा, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले से ही मान के बैठो ये तो गलत ही पढ़ाएगा, ये तो गंदा ही बोलेगा, ये तो ऐसे ही करेगा, ये तो वैसे ही करेगा। जब तुम ऐसी बातें सोच के बैठ जाते हो तुमको वाकई में कुछ समझ में नहीं आएगा। जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये भी मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकता है। नीचे देखो, यहाँ पर मैंने सामने ला दिया, मैं यहाँ पर देखो, एनकोडिंग, सबसे पहले क्या हो गया, सेंडर मैसेज एनकोड, मीडिया के थ्रू जाएगा रिसीवर के पास, डिकोडिंग होगा, हो सकता है बीच में नॉइज हो, ठीक से ये हो नहीं पाएगा। फीडबैक, नॉइज नहीं है, फीडबैक, सेंडर को फीडबैक पहुंचेगा, यस सर समझ गया। तुम क्या कहते हो क्लास में, जब मैं बोलता रहता हूँ कहता हूँ ये समझा, हाँ जी सर, तो मतलब ये हो गया फीडबैक आ गया सेंडर के पास। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों, एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे ठीक है, सो बिकॉज इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड पर्संस, helps in a smooth working of an organization because it makes possible for the smooth and unrestricted working of the enterprises, because interactions होते हैं और communication पर ही dependent होते हैं। ये acts as basis of decision making,
ठीक है, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, ये भी है, स्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, यस, कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स, इफेक्टिव हो तो, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। तुमको मालूम है इसी मोटिवेशन पे, इस लीडरशिप के चलते नेपोलियन बोनापार्ट इतना बड़ा विजेता बन गया। एक साधारण सा सिपाही मिलिट्री रूलर बन गया फ्रांस का, भैया नेपोलियन बोनापार्ट, समझ रहे हो बातों को, इसी तरीके से हुआ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अब इस बात को देखना है, तो क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ नहीं होता, एक ना सिस्टम होता है ऑफिस के अंदर या बिजनेस हाउसेज में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको उसी चैनल से आपको चलना है। इनफॉर्मल माने क्या होता है, भाई कोई किसी के साथ बातचीत कर रहा है, इनफॉर्मल बातें हो रही हैं, क्या हाल है भाई, ओए क्या बोलता तू, ऐसे करके बात जब हम करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब बोलते हैं डियर मिस्टर एक्स वी आर एक्सपेक्ट, वो लिख के आता है। फॉर्मल जनरली क्या होता है, लिख के जाता है, लिखित में होता है। इनफॉर्मल जनरली क्या होता है, बोल के होता है, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान में रखना है कि फॉर्मल जनरली लिख के आता है, इनफॉर्मल जनरली बोल के आता है, लेकिन जरूरी, जनरली वर्ड मैंने यूज किया, जरूरी नहीं है। फॉर्मल देखो, फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, ओरल और रिटन, अभी बोला मैंने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, समझ गए, हॉरिजॉन्टल में एक ही लेवल पे होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हो सकता है सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज टू अटेंड अ मीटिंग, याद रखना है इसको, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। अपवर्ड क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, समझ में आई बात, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट्स, ये सब क्या होगा, अपवर्ड में होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ क्या जाएगा, ये सब चीजें, सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज। हॉरिजॉन्टल में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, ठीक। अब यहां पर एक पैटर्न में तुम लोगों को दिखा रहा हूं, देखो, एक है चेन, ये है व्हील, ये है सर्कुलर, ये है फ्री फ्लो, ये है इन्वर्टेड वी, समझ गए, ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, ये देखो, ये तुमको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि तुमको सारी चीजें यहीं पे दिख जाएं बंधु, ठीक है, देखो छोटा कर रहे हैं, हाँ, अब सारी चीजें तुमको एक स्क्रीन पे मिल गई। अब ध्यान से देखो, ये है सिंगल चेन, क्या लिखा मैंने, दिस एक्सिस्ट बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि मेनी लेवल्स एक्सिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू सिंगल चेन, ये सुपीरियर, ये इसका सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट अब इसके लिए ये सुपीरियर, ऐसे करके, ठीक है। व्हील में, व्हील नेटवर्क में देखो, ये होता है हब ऑफ द व्हील, और इसके चारों तरफ इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन इसके थ्रू के बगैर जा ही नहीं सकता, और आपस में ये सबऑर्डिनेट बातचीत नहीं कर सकते। सर्कुलर देखिए, सर्कुलर नेटवर्क में कम्युनिकेशन मूव्स इन सर्कल, इधर से आया इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, यानी हर एक व्यक्ति दो पास के व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, सर्कुलर में ये होता है, याद रखना है भैया ये सब चीज, यही पूछेगा तुमसे। फ्री फ्लो देखो, फ्री फ्लो में कोई किधर से भी बात कर रहा है, इधर से भी, ये इधर से ही बात कर रहा है, ये इससे ही बात कर रहा है, ये इससे ही बात कर रहा है, ये इससे ही बात कर रहा है, ये सबसे बात कर रहा है। देखो ये जो है एक बंदा, देख रहे हो तुम लाइन, ये एक बंदा सबसे बात कर रहा है, ऐसे ही सबका हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फ्री फ्लो। फिर होता है इन्वर्टेड वी, देखो ये सेंटर हो गया, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये इससे भी कर सकता है, और ये इससे भी कर सकता है, और ये इससे भी कर सकता है, यानी जो सेंट्रली लोकेटेड है बंदा, उससे तुम दो जुड़े हुए होंगे, समझ में आई बात। सो सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर सुपीरियर, यानी ये अपने इमीडिएट सुपीरियर से भी बात कर सकता है, और अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकता है। इमीडिएट सुपीरियर ये हो गया, ठीक है ना, इस सुपीरियर का सुपीरियर ये हो गया, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, है, रुक जा भाई, हाँ रुक जाओ, देखो ये हो गया मान लो एक ये हो गया मान लो एक सबऑर्डिनेट, ठीक। अब इसका सुपीरियर कौन, ये, तो ये इससे ही बात कर सकता है, और इस भाई साहब का सुपीरियर कौन, इसके माथे पे जो बैठा है, और ये अब क्या कर रहा है, देखो ये अब इससे भी बात कर रहा है, ये इससे ही बात कर रहा है, और ये इससे भी बात कर रहा है, जबकि ये इसका सुपीरियर है। तो ये हो गया तुम्हारा किसमें, इन्वर्टेड वी वाले केस में, ओके। अब तुम पहुंच जाओ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
अब मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूं बच्चों। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है बंधु? ये इनफॉर्मल होता है, इसको हम ऐसे होने देते हैं, ठीक है ना। कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे होने देते हैं यार। ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से चट्टे बट्टे हो गए, दोस्त हो गए, बस बढ़िया से बातचीत हो रहे, चाय कॉफी पी रहे हैं। ओके, ग्रेपवाइन नेटवर्क में पहुंच जाओ। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, याद रखना है। ग्रेपवाइन ये देखो, ये तुम्हारे हैं। तो पहला हो गया तुम्हारा सिंगल स्ट्रेंड। क्या कहते हैं इसमें? ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू द अदर इन सीक्वेंस। ए से बात किया राम जो ए ने बी से बात किया, बी सी से करता है, सी डी से करता है, डी से करता है, ई एफ से करता है। रिले रेस हो रहा है यार, यहाँ पे रिले रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड। दूसरा गॉसिप नेटवर्क, यहाँ पर हो रहा है, कानाफूसी हो रही है? गॉसिप नेटवर्क, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, यानी कि जरूरी नहीं है कि किसको पहले कहेगा और किसको बाद में कहेगा, किसको कहना है किसको नहीं कहना, सबको कहना है यार। सबसे जो मिलेगा उससे हाई राम दुआ सलाम सब कुछ चलेगा। इसको बोलेंगे गॉसिप नेटवर्क, याद रखना है। गॉसिप नेटवर्क ऐसा होता है। फिर प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, इसमें रेंडमली विद अदर इंडिविजुअल, यानी रेंडमली कम्युनिकेट कर रहा है, इससे फिर कभी उससे फिर कभी उससे, कोई चुन के नहीं कर रहा। इन क्लस्टर में विद ओनली दोज पीपल हुम ही ट्रस्ट, बस सिर्फ उससे बात करेगा जिस पर भरोसा करता है। इस पे भरोसा करता है, इस पे भरोसा करता है, इस दोनों इस सबसे बात नहीं करेगा। ये चोरवा है, इससे बातें नहीं करेगा, ठीक है। इससे भरोसे नहीं होता है, ये झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, इससे बातें नहीं करेगा। समझ में? तो क्लस्टर नेटवर्क इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं क्लस्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर है। यानी क्या करते हैं कि सब करते हैं हम लोग, लेकिन इसको नहीं बताना। अरे उसको मत बताना यार, ये ना बहुत चुगलखोर आदमी है, कहीं से कहीं जाकर के बोल देगा। तो क्लस्टर नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी देखते होंगे, आप स्कूल में हैं, दोस्तों से बड़ा इनफॉर्मल बातचीत करते हैं, लेकिन आपस में कहते हैं भाई इसको नहीं बताना, ये जाकर के दूसरे को दे देगा, ये मैडम को बता देगा, खबरी लाल है ये, झूठा है, फरेबी है, मक्कार है, ठीक है ना। तू झूठा मैं मक्कार, फिल्म देखी है तुम लोगों ने? हाँ देख लेना, पता नहीं शायद आई है कि नहीं आई है। चलो, लेकिन पेपर के बाद, ठीक है, अभी कुछ मत देखना। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कई बार बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में। तो कुछ बैरियर है, 4 टाइप के बैरियर है मित्रों, 4। बड़ा मजेदार है, एक एक लाइन में समझ जाओगे तुम लोग। देखो, पहला हो गया सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। सिमेंटिक का मतलब होता है यार हम कह कुछ और रहे हैं और तुम समझ कुछ और रहे हो, है ना। सो इसमें लिंग्विस्टिक डीलिंग्स हो सकती है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में डिफरेंसेस आ सकते हैं, इशारे में डिफरेंसेस आ सकते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो सकता है, सिंबल्स में डिफरेंट मीनिंग, हम करने का कुछ बोलेंगे और तुम कुछ और समझोगे, ठीक है ना। हम कोई और सिंबल देंगे, तुम उस सिंबल का अर्थ कुछ और लगाओगे। इमोजीज आजकल यूज करते हो ना, आंखों से आंसू बहता हुआ इमोजी, ऐसे हंसता हुआ इमोजी, डिफरेंट टाइप की इमोजीज तुम यूज करते हो। अब यहाँ पर एक मैंने ना एक 3 यहाँ पर लाइन लिख दी है। मैंने कहा यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, एक मैंने प्रश्न किया व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इस अंगूठी की कीमत क्या है। आई वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, यार मैं अपने फ्रेंडशिप को बड़ा महत्व देता हूँ। देखो कीमत क्या है इस अंगूठी का, मैं अपने फ्रेंडशिप को बड़ा महत्व देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल, क्या मतलब है यार कंप्यूटर स्किल लर्न करने का, क्या मतलब है अभी है। तो यहां देखो, यहां 3 डिफरेंट शब्द हो गए, 3 डिफरेंट, एक ही शब्द के 3 डिफरेंट मीनिंग हो गए। पहला हो गया इसकी कीमत क्या है, दूसरा हो गया महत्व, तीसरा हो गया फायदा क्या है। समझ में आ रही है बात? तो अलग अलग मतलब हो गया। फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन भी अलग अलग हो सकता है। कई बार ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आता है, तो कम्युनिकेशन ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1 लैंग्वेज, इंग्लिश में ड्राफ्ट किया, हिंदी में उसको कन्वर्ट किया, पता चला कि कुछ और ही बोल दिया, ठीक है, पता चला कि कुछ और ही बोल दिया, कुछ और ही बात हो गई, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है, अगर कोई ट्रांसलेटर दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, वही इसका सही शब्द जो है वो लिख सकता है, ठीक है। चलिए, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, कई बार टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया, फॉर एग्जांपल, यहाँ ध्यान रखना है, मैं बहुत ही मजेदार एग्जांपल है ये। अ बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। तो बॉस था, उसने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि हमारे गेस्ट का काफी ख्याल रखो। भाई बॉस का मतलब था कि ट्रांसपोर्ट का, बॉस का मतलब था
जब गेस्ट के टेक केयर की बात आई तो बॉस का मतलब था कि उसकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखो यार, जब तक गेस्ट यहां से जाए ना। बंदे को क्या समझ में आता है? बॉस का मतलब था कि हर चीज का ख्याल करो, ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन। बंदे को क्या समझ में आता है कि गेस्ट को होटल ले जाओ सावधानी से, पटक दो होटल को ससुरा, होटल में ससुरा को रहने दो, उसको वहां पे होटल में छोड़ दो, उसको कट कर देना यार इस पार्ट को, ठीक है। तो बॉस ने कहा कुछ और बंदे ने क्या इंटरप्रेट किया, व्हाट द सबऑर्डिनेट इंटरप्रेटेड, ही इंटरप्रेटेड दैट ही हैज टू बी carried to the hotel with care, that is it, and the rest of the part he didn't get, and then if he didn't get, तो वो पार्ट मिस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। टेक्निकल जार्गन, ओ भाई साहब, टेक्निकल जार्गन की बात हम करें ना, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है ना। जैसे इंजीनियरिंग के शब्दों का इस्तेमाल करना, मेडिकल के शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, लीगल शब्दों का इस्तेमाल करना। कई बार हम क्या करते हैं, हम लीगल शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमको पता नहीं होता है ना, आम आदमी को इन शब्दों का मतलब मालूम नहीं होता, बेचारा समझ नहीं पाता। टेक्निकल जार्गन समझ गए। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट नहीं होते उस फील्ड के, उसको तो इस बात की समझ नहीं होगी ना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट करोगे तो तुमको भी नॉन अकाउंटेंट वाले को क्या पता चलेगा, ठीक है ना। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, मिसलेनियस कुछ भी, सस्पेंस अकाउंट तुम बोलोगे तो तुम यार साइंस वालों को क्या पता चलेगा, वो उस फील्ड से नहीं है ना। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहीं पर नमस्ते जो है वो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है और कहीं पे नमस्ते को कुछ और समझ लेते हैं, समझिए। हाथ जोड़ के ऐसे करना, कहीं पर विनम्रता का सूचक होता है, कहीं पर झुकने का सूचक होता है, तो कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है ना। तो विशेष परिस्थिति में मतलब इस तरीके से ये बैरियर, ये जो है ये आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, वो सिमेंटिक बैरियर थे मेरे बच्चों, सिमेंटिक बैरियर थे। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, ये तो तुम्हारी अपनी गलती है, ये तुम्हारी साइकोलॉजी है। देखो यार, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन पहले से ही मान के कुछ बैठ गए, अभी बोलने वाला बंदे ने बोला नहीं, हाँ मैं समझ गया। ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, समझ गया सर, समझ। अरे बेवकूफ, पहले बात तो सुनो। प्री मैच्योर, लैक ऑफ अटेंशन, हम बोल रहे हैं तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, ठीक। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, अच्छा देखो मैं तुमको बोलता हूँ, आवाज ज्यादा गूंज रही है, तुमको ठीक से समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि तुमको समझ में तो आया लेकिन तुम दिमाग में रखता ही नहीं है, तो इधर एक बात भुलक कर भूल जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग से जो है, तुम्हारे दिमाग में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो तुम जल्दी भूलते हो। डिस्ट्रस्ट, अच्छा बात सुनते रहे हो लेकिन ना विश्वास नहीं मेरी बातों पे, तो तुम ठीक से सुनोगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, विश्वास नहीं है, साइकोलॉजी, तुम्हारी अपनी साइकोलॉजी है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, ट्रांसमिशन में जैसे मैं बोल रहा हूँ बस, तो उसमें हो सकता है, और रिटेंशन पुअर हो सकता है। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, ये सारे साइकोलॉजिकल है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, इज नॉट सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इट मे हैम्पर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्गेनाइजेशन विद हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न, पीपल में नॉट बी इनकरेज टू हैव फ्री कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पर हो गया बैरियर, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई आदमी कुछ कह नहीं सकता, कम्युनिकेशन जो है ना प्रिस्क्राइब चैनल से ही जाएगा तो डिले होगा। स्टेटस, सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकली डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड सबऑर्डिनेट। भाई साहब बात समझ रहे हो, अपने सबऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्रिएट करके रखना, टीचर स्टूडेंट से डिस्टेंस क्रिएट करके रखना, क्या होगा, स्टूडेंट सही से अपनी बात कह पाएगा, नहीं कह पाएगा ना, इसलिए यहाँ तो डिस्टेंस रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक जो है बैरियर नहीं रहना चाहिए, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं रहना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, अच्छा ये सब चीजें हो गई। भाई साहब अब पर्सनल बैरियर पे आ जाओ। जो पर्सनल बैरियर है उसको देखो, ये तुमसे खुद से रिलेटेड है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, मैं सर को बोलूंगा, मैं सर को कैसे बोलूंगा, सर बुरा मान जाएंगे तो, दैट इज योर प्रॉब्लम। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस कम होना। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, अच्छा हम तुमसे कुछ पूछते हैं, सवाल का जवाब दो, तुम इधर उधर देखते हो, शर्माते हो, ऐसे ऐसे करते हो, फिर मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में पॉलिसी से पूछता हूँ, तुम जवाब ही नहीं देना चाहते। व्हाट इज दिस, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, काम। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अच्छा भाई साहब हमको सही से ही नहीं पे करते हो ना, इसलिए हम बोलेंगे ही नहीं,
ठीक है। सो मोटिवेशन नहीं हो, इंसेंटिव नहीं हो, तो कम्युनिकेशन may not take initiative to communicate if there is no reward or appreciation for a good suggestion। अच्छा, गुड सजेशन के लिए कोई रिवार्ड नहीं हो, भाई मैं बोल दूं यार, मेरी बात की कोई कीमत होती है कि नहीं होती है, मैं नहीं बोलता, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा चलो, ये सारे कम्युनिकेशन के तो बैरियर्स हो गए। पर्सनल बैरियर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर हो गया। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, ये सारे बैरियर हो गए। चलो मान लिया ये बैरियर हो गए, लेकिन इस बैरियर को सुधार करने का भी तो तरीका होगा, तो चलो थोड़े से सुधार करने के तरीके पर चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। इस चैप्टर की पूर्णाहुति हो जाएगी, यानी कंक्लूजन हो जाएगा। तो देखो भैया कैसे कर सकते हो, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन से पहले आइडिया क्लियर कर लो, कम्युनिकेशन से पहले आइडिया क्लियर कर लो। दूसरा, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। हाँ, एम कुछ भी मत बोलते जाओ ना। अच्छा देखो, तुमको मैं बीएसटी पढ़ा रहा हूँ तो बीएसटी ही पढ़ाऊंगा ना, यही चीज़ तुम यही पढ़ने आए हो तो यही मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अगर मैं यहाँ अकाउंट्स बोलने लगूँ, गीता पाठ करने लगूँ, है ना, गाना सिखाने लगूँ, धुनुष बताने लगूँ तुमको, सारे गा मापा, तुमको समझ में आएगा कुछ? कोई मतलब है इस बात का? नहीं। तो इसलिए कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। अच्छा देखो, मेरे को अगर ठीक से बात नहीं करने आती, ठीक से पढ़ाने नहीं आता, क्या बोलना चाहिए यार, बाजू वाले से पूछ ले, सर को पूछू कि नहीं पूछू, है ना, बाजू वाले से पूछ, कहीं वो तुमको अच्छा सजेशन दे दे, तब तुम बात करो, कोई बात नहीं। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, हाँ, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, ये बात भी ध्यान में रखना है। आप मुझसे पूछते हो, सर इसका मतलब बताना जरा, अच्छा ऐसे, अब बताओ, अगर मैं ऐसे, तुम मुझसे ऐसे पूछोगे तो फिर मैं क्या समझूंगा, ठीक है, ये कितना बदतहजीब बच्चा है, ये कितना बदतमीज है, ऐसे मैं समझूंगा ना? नहीं, ऐसे नहीं पूछना। तो कंटेंट, लैंग्वेज को, टोन को, कंटेंट ऑफ मैसेज को बड़े ही ध्यान से आपको रखना है जब भी कभी किसी से कम्युनिकेट करते हैं। भाषा में ही तो बातों का आदान प्रदान होता है, तो इस भाषा को, इस टोन को, इस लैंग्वेज को, टोन को, और अपने जो भी जेस्चर्स हैं, जो बॉडीली जेस्चर्स हैं, उस सब को क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन में रखेंगे, सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन में रखेंगे, तो बात सही से सही जगह पहुंचेगी। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिस्टनर्स, जब भी किसी को कुछ कहते हो तो वो ऐसी बातें होनी चाहिए जो उसकी मदद करने वाली हो या उसके फायदे की बात हो, उसके लिए अच्छी बात हो, उसके हक की बात हो, तो ज़्यादा लोग सुनेगा। प्रॉपर फीड का हिसाब किताब रखिए। आपने कहा और उसने सुना तो उसने क्या समझा वो उससे पूछिए, और फिर उसने वही समझा जो आपने कहा, तो फीडबैक हो गया। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, तो आज के लिए भी बात करें और कल के लिए भी बात करें, आज के लिए भी बात करें और कल के लिए भी बात करें। फॉलो अप कम्युनिकेशन, ठीक है ना, रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने सबऑर्डिनेट्स को दिए उसके ऊपर। बी अ गुड लिसनर, भाई साहब ये बहुत जरूरी है। कभी भी जब तुम कम्युनिकेशन करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बी अ गुड लिसनर। अगर अच्छे श्रोता नहीं हो ना पुत्र, तो अच्छे वक्ता नहीं हो सकते तुम। इसलिए पहले सुनना सीखो, धैर्य से, शांति से सुनोगे, जैसे कि अभी तक सुनते रहे हो, तो तुम ज्यादा अच्छा सीखोगे और फिर पेपर में ये ट्रांसलेट हो जाएगा 100% मार्क्स में। चलो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। समझ रहे हो बात? आज की कक्षा क्या होती है, इसी के साथ समाप्त होती है, और मैंने यहां पर लिख दिया थैंक यू। ओके गाइस, सो बाय फॉर द डे।